नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। अस्पताल को टाउन से जंक्शन स्थानांतरित करने के निर्णय को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विहिप बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। हत्यारोपी के खेत से पुलिस हटाकर फसल काटने देने की मांगी अनुमति। सरकारी अस्पताल को शिफ्ट करने के मसले पर खींचतान शुरू। जंक्शन के नागरिकों ने दुर्गा मंदिर धर्मशाला में की बैठक आयोजित। फुटपाथ पर दुकान लगाकर कपड़ा बेचने वाली महिलाओं ने की चौसिक आवंटन करने की मांग। टाउन स्थित तेरापंथ भवन में सर्वसम्मति से संपन्न करवाए गए महिला मंडल के चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज टाउन स्थित अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। ये खिचड़ी कब पकेगी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन 14 बार राजस्थान में आकर कह गए हैं कि शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, लेकिन वह शीघ्र समय कब आएगा यह कोई नहीं जानता। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही। अब आला कमान की तीखी फटकार लगने के बाद शायद वह कपड़े जो अब टंगे हुए थे, कई लोगों की आशाबंदी थी, कईयों को अपने कपड़े को ढीला और ठीक करना पड़ा। शायद उनके सपने पूरे हो जाएं, परंतु जब यह बीरबल की खिचड़ी पकेगी तभी पता चलेगा। हनुमानगढ़ दौरे पर आए प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बुधवार को टाउन में अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त बातें कही। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के 25 राज्यों की ओर से पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने के कुछ दिन बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने देर आए दुरुस्त आए का मुहावरे को चरितार्थ करते हुए पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कमी है। यह कमियां ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तेल की कीमतों में नामात्र की कमी कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह दर्शा दिया है कि राजस्थान के उपभोक्ताओं में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज भी देश में राजस्थान सबसे बड़ा वेट वसूल करने वाला राज्य है। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि पूरे देश में सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान में है। किसानों से सबसे अधिक मंडी टैक्स राजस्थान में वसूला जा रहा है। नशे के व्यापारी पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में जगह जगह सत्ता को अपने शिकंजे में ले रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई है कि आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने को मजबूर है। भ्रष्टाचार का तांडव है। सरकार के चेहरे से भ्रष्टाचार का यह नकाब भी उस समय हट गया जब मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंगलवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों से यह पूछा गया कि क्या शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो सब शिक्षकों ने खड़े होकर एक स्वर में कहा कि उनका ट्रांसफर उद्योग बन गया। उन्होंने अपने स्थानांतरण के लिए रिश्वत राशि दी है। यह सुनकर शिक्षा मंत्री बगले झांकने लगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि यह सरकार काम की नहीं बल्कि नाम की सरकार है, जो हर मोर्चे पर विफल रही है। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार की नहीं बल्कि पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने टाउन के राजकीय चिकित्सालय को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर कहा कि हनुमानगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज खुलने का आधार टाउन का राजकीय जिला चिकित्सालय है, लेकिन आज जिला चिकित्सालय को दरकिनार कर 15 किलोमीटर दूर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और अब इसे वहां स्थानांतरित करने की बात कही जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सदियों तक व आने वाली पीढ़ियों तक का इंतजाम और इसमें इस प्रकार की अदूरदर्शिता दिखाई दे रही है। सरकार के नुमाइंदे इस मसले को लेकर कतई संवेदनशील नहीं है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ के लिए मजाक बन गया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए पूर्व की जगह को बदलने पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि एक निर्जन जगह पर मेडिकल कॉलेज की जमीन का आवंटन हो, इसका क्या कारण है, इसके पीछे कौन है। यह राजस्थान में पहला मौका है जब मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल से करीब 15 किलोमीटर दूर खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल से अधिकतम 5 किलोमीटर दूरी तक में मेडिकल कॉलेज खोलने की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंड बने हुए हैं। इन मापदंडों का हनुमानगढ़ के मामले में कहीं पालन नहीं किया जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व जिलाध्यक्ष कपूर सिंह, जुगल किशोर गौड़, लेखराम जोशी, द्रौपदी मेघवाल सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कल की कबीना की बैठक में 25 राज्यों ने जब वेट कम कर दिया, केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी के अंदर पेट्रोल और डीजल में आश्रित राशि कम करने के पश्चात सबसे विलंब से राजस्थान ने वेट को कम किया। आज भी राजस्थान के अंदर देश में सर्वाधिक वेट वसूल करने वाली सरकार राजस्थान की सरकार है। आज डीजल पर 19.5% और पेट्रोल पर 31% वेट सरकार वसूल कर रही है। इसी सरकार ने जन घोषणा पत्र में जब भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में डीजल पर 18% और पेट्रोल पर 26% वेट था, दुर्भाग्य है कि आज भी हनुमानगढ़ के अंदर
डीजल 99 रुपये 80 पैसे और पेट्रोल 115 रुपये 54 पैसे हैं। आज भी हरियाणा और पंजाब से पेट्रोल 14 रुपये और डीजल 7 रुपये से लेकर 9 रुपये ज़्यादा महंगा है। महंगाई के लिए सरकार मार्च कर रही है। 14 नवंबर से राजस्थान की पूरी सरकार राजधानी के सड़कों पर निकली। 29 मार्च तक ये महंगाई के विरुद्ध जन जागरण कर रहे हैं। मेरा आरोप है इस सरकार पर कि देश में सर्वाधिक वेट वसूल करने वाली गहलोत जी की सरकार, सर्वाधिक विद्युत दर 100 यूनिट कोई बिजली जलाता है तो 8 रुपये 31 पैसे उसे बिजली की दर देनी पड़ती है। अब उसमें 33 पैसे फ्यूल चार्ज की ओर बढ़ाकर उसको लगभग 8 रुपये 67 पैसे 68 पैसे ये कर रहे हैं। देश के अंदर कोई भी ऐसी सरकार नहीं जो डोमेस्टिक बिजली, जिसके साथ राजस्थान का 1,54,00,000 उपभोक्ता जुड़ा है, इतनी दर वसूल कर रही हो। आज सर्वाधिक मंडी टैक्स अगर कहीं है तो राजस्थान में है। 1 रुपया 60 पैसा और 50 पैसे का सेस। और जिस प्रकार इन्होंने विद्युत की दरों को बढ़ाया, पिछली फरवरी में 22% विद्युत दरें बढ़ाई। आज सरकार फ्यूल चार्ज के नाम पर दिसंबर से फरवरी के महीने में 33 पैसे अतिरिक्त प्रति यूनिट पैसा उपभोक्ता से लेकर लगभग 540 करोड़ रुपए उपभोक्ता की जेब से वसूलेंगे। आज फ्यूल पर 10 पैसे और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर 40%। और इसके साथ ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि राजस्थान की सरकार ने अडानी टैक्स के नाम पर, कवई के अंदर अडानी ने एक अपना संयंत्र स्थापित किया। वहाँ कोयले की उपलब्धता को लेकर इंडोनेशिया से कोयला खरीदने के नाम पर 5637 करोड़ रुपए देने का करार सर्वोच्च न्यायालय में गहलोत सरकार करके आई। और अब गहलोत सरकार ने यू टर्न लिया है और इनसे कह रहे हैं कि हम 506 करोड़ रुपए हमें वापस अडानी दे। यस पर्सन ये है, उपभोक्ताओं से इन्होंने पिछले 36 महीने में वसूल कर लिए, क्या वो वापस उपभोक्ताओं को देंगे? सर्वाधिक भ्रष्टाचार अगर राजस्थान में किसी में हुआ है संस्थागत रूप से, तो बिजली की खरीद में हुआ है। ये जो 33 पैसे फ्यूल चार्ज बढ़ा है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। नियामक आयोग 2 आधार पर विद्युत दर निश्चित करता है, एक फिक्स चार्ज, एक वेरिएबल चार्ज। और वेरिएबल चार्ज उसको कहते हैं जहां महंगी बिजली खरीदकर उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाती है और उपभोक्ता से जो बिल लिया जाता है उसका जो अनुपात आता है उसको वेरिएबल चार्ज के नाम पर उपभोक्ता से वसूल किया जाता है। इन 9 महीनों के अंदर 12,000 करोड़ से ज़्यादा की महंगी बिजली राजस्थान के सरकार ने 16 रुपये 60 पैसे से लेकर 20 रुपये तक खरीदी के कारण बंद करके, और महंगी बिजली खरीदकर चांदी कूटने का काम इस सरकार ने किया। और सरकार ने के मंत्री जो कल्ला जी हैं, कोई भी सरकार को काम करना नहीं होता है तो कल्ला जी एक ठंडे बस्ते की मशीन बन गए। सरकार ने 2 बड़ी कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। संविदा कर्मी जो राजस्थान में अब तक 1,75,000 हो गए, उनके नियमितीकरण की बात इन्होंने जन घोषणा पत्र में की। शेड्यूल बैंक से, ग्रामीण बैंक से, अधिसूचित बैंकों से कर्जा लिया। कर्जा 2 प्रकार से किसानों ने लिया था, जो सरकार ने घोषणा की थी। 31 मार्च 2018 को कट ऑफ तारीख रख के उस तक जितना भी सहकारिता ऋण, फसली ऋण किसान का होगा माफ करने की बात की। 27 लाख किसान राजस्थान में ऐसे थे जिन्होंने अधिसूचित बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से
और शेड्यूल बैंकों से कर्जा लिया। सरकार ने वादा किया कि हम इनको वन टाइम सेटलमेंट करके इनका कर्जा माफ करेंगे। कल्ला कमेटी बनाई, कल्ला कमेटी की रिपोर्ट आज भी एवेटेड है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी सरकार डेंगू के कारण से मृत्यु के आंकड़े को छुपा रही है। ये खेल अब का नहीं है। कोरोना के अंदर जब सरकार पर आरोप लगा कि मृत्यु के आंकड़े सरकार छुपा रही है और जो पैकेज कोरोना में घोषित किया था उसका लाभ भी उन पीड़ितों को नहीं दे रहे हैं, तब इन्होंने कहा हम कोरोना की डेथ का ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट तो दूर, और अब उसी तर्ज पर डेंगू में, और डेंगू के अंदर राजस्थान में 50,000 का आंकड़ा डेंगू पीड़ितों को पार कर चुका है। और मौत का आंकड़ा भी जो ये कुछ सैकड़ों में बता रहे हैं वो हजारों में पहुंच गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आज हनुमानगढ़ से भी बहुत से लोग मिल रहे थे। एलिजा टेस्ट जो कन्फर्मेंट्री टेस्ट है, उस टेस्ट को हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो रही है, परंतु यहाँ के चिकित्सालय में वो टेस्ट भी नहीं हो रहा। एचडीपी जो प्लेटलेट्स के लिए उसकी किटियां नदारद है। ये पूरे राजस्थान की कहानी है कि दवाइयाँ आज इन सीमावर्ती जिलों के अंदर जखीरों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। नशे का व्यापार में जिस प्रकार इस सीमावर्ती जिले के नौजवान गिरफ्त में है, मैं समझता हूं कि पुलिस पर सीधा आरोप है कि बिना पुलिस के संरक्षण के ये इस प्रकार का काम हो नहीं सकता। और कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर इस समय नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं। और अभी जो पहले 500 रुपये दी जाती थी वो सरकार दे रही है। यहाँ हनुमानगढ़ के किसानों पर पराली जलाने के नाम पर पिछले 2 दिन में 70 किसानों पर मुकदमा हुआ है और 2,500 रुपये पेनल्टी लगी है। मेडिकल को यहाँ भी किया जाना चाहिए। जो सुपर स्पेशलिटी की जो एससीएल कॉलेज के साथ अगर वहाँ नए सिरे से खोलें तो उसमें कोई बात नहीं होगी। ये एक तरह से पहला मामला है राजस्थान में मेरी नज़रों से, क्योंकि मैं 8.5 वर्ष तक अलग अलग समय में राजस्थान का चिकित्सा मंत्री रह चुका हूँ। इसलिए पहला मामला है जहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को धत्ता बताकर इतनी दूर मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़मीन को आरक्षित किया गया है। निश्चित तौर पर चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं और हम जिस मंच पर इस बात को, जन भावनाओं को हमारे आला कमान तक पहुंचाने की आवश्यकता होगी, हम निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। देश में 25 राज्यों ने वेट की राशि को कम किया पेट्रोल और डीजल पर। देर आए दुरुस्त आए, परंतु सही रास्ते से नहीं आए। एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान 4 रुपये पेट्रोल पर और 5 रुपये डीजल पर राशि को कम करके मुख्यमंत्री जी ने ये दर्शा दिया कि राजस्थान के उपभोक्ताओं में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज भी राजस्थान देश में सर्वाधिक वेट वसूल करने वाला राज्य है। सर्वाधिक महंगी बिजली यहाँ है। सर्वाधिक अधिक मंडी टैक्स यहाँ वसूला जा रहा है किसान से। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, नशे के व्यापारी पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में जगह जगह सत्ता को अपने शिकंजे में ले रहे हैं और कानून व्यवस्था इतनी जर्जर होगी कि आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। भ्रष्टाचार का तांडव और सरकार के चेहरे से नकाब उस समय हट गया जब मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक सम्मान दिवस पर शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में पूछा कि आपके स्थानांतरण में क्या कोई किसी ने राशि ली। सबने एक स्वर में खड़े होकर कहा हमारे ट्रांसफर उद्योग बन गया, हमने रिश्वत दी है, राशि दी है। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी बगल झांकने लगे और आज वही शिक्षा मंत्री आज कांग्रेस के सबसे बड़े संगठन की अगुवाई करेंगे। तो क्या यही सीख अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि राजस्थान को लूटो खाओ? ये सरकार नाम की सरकार, काम की सरकार नहीं। हर मोर्चे पर सरकार विफल हो गई। इसीलिए अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। वो भी बीरबल की खिचड़ी है, जब पक जाएगी तब मालूम पड़ेगी। क्योंकि यहाँ के प्रभारी अजय माकन 14 बार आकर राजस्थान में कह के गए कि ये हम शीघ्र करेंगे। वो शीघ्रता कब पूरी होगी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन की, ये भविष्य के कर्म है। हनुमानगढ़ में खुला, उसका आधार है हनुमानगढ़ टाउन का जिला चिकित्सालय। आज जिला चिकित्सालय को दरकिनार करके अगर हनुमानगढ़ से 12-15 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए तो ये दुर्भाग्य है। सदियों तक का इंतजाम, आने वाली पीढ़ियों का इंतजाम, और उसमें
इस प्रकार की अदूरदर्शिता ये दिखा रहा है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे कतई संवेदनशील नहीं है और ये मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ के लिए मजाक बन जाएगा। पर भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्या कारण है कि एक निर्जन जगह पर मेडिकल कॉलेज की जमीन का आवंटन हो? कौन इसके पीछे है? ये राजस्थान में पहला मौका होगा जब मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 15 किलोमीटर दूर खोला जाए, वरना 5 किलोमीटर खोले जाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मापदंड बने। देखिए, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो ज़्यादा अच्छा है। जिस गहलोत सरकार ने सर्वाधिक वेट वसूल किया और कर रही है, जिस गहलोत सरकार में सर्वाधिक मंडी टैक्स वसूल कर रही है, जिसमें सर्वाधिक बिजली और अब 33 रुपये बिजली के फ्यूल चार्ज में दाम और बढ़ाकर बोर्ड में खाद का काम कर रही है, ऐसी सरकार को नैतिक आधार नहीं कि वो महंगाई के विरुद्ध में केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठाए। गांव अमरपुरा खेड़ी में युवक का अपहरण कर सूर्यवाला रोही में हत्या करने के करीब 2 माह पुराने मामले में मुख्य आरोपी पकड़े नहीं जाने तक घटनास्थल को सुरक्षित रखने के लिए खेत में पुलिस तैनात कर फसल नहीं काटने देने के खिलाफ बुधवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। गांव अमरपुरा खेड़ी में युवक का अपहरण कर सूर्यवाला रोही में हत्या करने के करीब 2 माह पुराने मामले में मुख्य आरोपी पकड़े नहीं जाने तक घटनास्थल को सुरक्षित रखने के लिए खेत में पुलिस तैनात कर फसल नहीं काटने देने के खिलाफ बुधवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के बैनर तले नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों व विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल की ओर से जिला कलेक्टर के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में खराब हो रही फसल को काटने देने की अनुमति मांगी गई है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि गाँव सूर्यवाला निवासी सिमरजीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह कंबोज की फसल पककर तैयार है। हत्या के आरोप में एक FIR टाउन पुलिस थाना में दर्ज हुई है। इसमें पुलिस सिमरजीत सिंह के पुत्र बूटा सिंह को आरोपी बना रही है। गिरफ्तारी के लिए सिमरजीत सिंह के परिवार के सदस्यों को 2 बार पुलिस थाना में लेकर गए व बिना किसी लिखापढ़ी अथवा गिरफ्तारी के असंवैधानिक तरीके से एवं स्वच्छंद रवैये को प्रदर्शित करते हुए एक बार 7 दिन एवं दूसरी बार 5 दिन थाने में बैठाए रखा। सिमरजीत सिंह के पुत्र का FIR में नाम अंकित नहीं है व न ही ऐसे कोई तथ्य FIR में अंकित है, परंतु पुलिस बूटा सिंह को मुख्य आरोपी बना रही है। लेकिन अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी पुलिस सिमरजीत सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 15 बीघा व सिमरजीत सिंह की ठेका पर ली गई 12 बीघा जमीन में बिजाई की हुई फसल को काटने से रोक रही है। मौके पर सिमरजीत सिंह की उक्त कृषि भूमि में पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं। सिमरजीत सिंह को खेत में जाने से रोका गया है। फसल पूरी तरह से खराब हो रही है। ज्ञापन के अनुसार सिमरजीत सिंह का पुत्र घटना में शामिल नहीं है और कानूनन उसकी भूमि में काश्त की हुई फसल काटने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। ज्ञापन में प्रकरण में सिमरजीत सिंह के पुत्र को राजनीतिक रंजिश में झूठा फंसाने की बात कही गई है। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि बूटा सिंह के नाम 3 बीघा भूमि की फसल खुद प्रशासन कटवाकर उसे नीलाम करे और उसकी राशि अपने पास सुरक्षित रखे या सिमरजीत सिंह की फसल कटवाने के आदेश जारी किए जाएं। इस मौके पर आशीष पारिक, विकास गुप्ता, प्रकाश तंवर, मोहन चंगोई, इंद्रजीत नंदीवाल, जसवंत सिंह भादू, कपिल कुमार, कृष्ण गैदर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। एक बूटा सिंह नाम से सूर्यवाला के हमारे कार्यकर्ता हैं, टाउन थाने में FIR दर्ज है। इसमें नामजद मुलजिम है। पुलिस ने उसको मर्डर केस का आरोपी मानने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई में ये कदम उठाया कि उनकी जो फसल खड़ी है, जो 10 लाख की पकी हुई फसल जिन्होंने अपने खून से अपनी मेहनत से जो फसल तैयार की है, उसको काटने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर पुलिस ने अपने कुछ जवान बिठा रखे हैं, उनको खेत में घुसने नहीं दिया, जबकि वह खेती की जो ज़मीन है वह उनके पिता के नाम से, तो उसमें बूटा सिंह जी को लेना देना नहीं हुआ। दूसरा, जांच का सब्जेक्ट है ये अभी कि भाई वो आरोपी हैं या नहीं है। और जो व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को जानते हैं, जो लोग इतने समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, संगठनों में काम कर रहे हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वो है ही नहीं, उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। ये पुलिस की हठधर्मिता है, ये पुलिस का अन्यायपूर्ण व्यवहार है। पुलिस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और पुलिस जो ये कृत्य कर रही है, अन्यायपूर्ण कृत्य, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं। और अभी आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और कुछ समय पश्चात अगर हमें मांग नहीं मानी गई और हमें फसल काटने का परमिशन नहीं दी गई, जो बिल्कुल ही हिटलरपूर्ण कार्यवाही है पुलिस प्रशासन द्वारा, अगर हमें नहीं दी गई तो हम जबरदस्ती फसल भी काटेंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है वो घेराबंदी भी करेंगे। इसका खामियाजा पुलिस प्रशासन को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। पुलिस वालों से बात हुई है तो SP साहब का रवैया तो ऐसा है कि SP साहब ये कहती हैं मीडिया के सामने तो हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं है कि भाई आप फसल मत काटिए, हमने तो कोई रोक नहीं रखा है। जबकि व्यक्तिगत रूप से ये कहते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको अंदर करेंगे। 8-8, 10-10 दिन उनके परिजनों को बिठा कर रखा जाता है थाने के अंदर इनकी परमिशन से और कहते हैं आपको फसल नहीं काटने दी जाएगी। तो ये पुलिस का भी दोगलापूर्ण व्यवहार है। जबकि पुलिस के जो सुप्रीमो है SP साहब खुद जो ऐसा दोगलापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो पुलिस से उससे नीचे से जो पुलिस प्रशासन है उससे तो क्या न्यायपूर्ण आशा रखी जा सकती है। जैसा कि पूर्व विदित है, बूटा सिंह हमारे संगठन का कार्यकर्ता है। पूर्व में हमारे संगठन में उसने लंबे समय तक कार्य किया है
अभी कुछ समय पहले एक हत्या का जो आरोप लगा उसमें उसका भी नाम आया है। हमारा आज जो मिलने का कलेक्टर साहब से उसका उद्देश्य ये था कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो करे। हम ये नहीं कहते पुलिस के कार्य में हम बाधक नहीं मानते, लेकिन पुलिस ने उसकी अलावा जो जमीन यानी उसके पिताजी की है, एक गरीब किसान वहाँ पर अपना अन्न उगा करके और अपना जीवन यापन कर रहा था, उसकी जमीन को भी पुलिस ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले रखा है। आज उसी क्रम में हम पहले भी कलेक्टर साहब से मिले थे। आज कलेक्टर साहब ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के हमारी बात को सुना और स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये गैर कानूनी है, पुलिस इस तरह से नहीं कर सकती। एसपी महोदय ने भी ये कहा था कि केवल उस आरोपी की जमीन को छोड़ करके और बाकी जो जमीन है उसको हम अपने कब्जे में लेंगे। तो आज लगभग तो ये प्रकरण जो है, आज हमारी बात जो है बिल्कुल ध्यान से सुनी गई है और हमें ये विश्वास है कि बाकी जो 27 बीघा जमीन है उसको काटने की हमें अनुमति मिल जाएगी, अन्यथा हम आगे कोई अपनी रणनीति जो है तैयार करेंगे। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल को जंक्शन में शिफ्ट करने की मांग को लेकर आज जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। राजकीय अस्पताल को स्थानांतरित करने के मामले में टाउन तथा जंक्शन दो भागों में बंट गया है। जहां टाउन में विभिन्न संस्थाएं अस्पताल को यथावत रखने की मांग कर रही हैं, वहीं जंक्शन के कुछ लोगों ने एक नई संस्था का गठन कर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में ही स्थानांतरित करने की पैरवी करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में आज जंक्शन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एक अन्य बैठक 21 तारीख को बुलाने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में आज जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित बैठक में बोलते हुए पूर्व पार्षद राम सिंह ने कहा कि टाउन क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज का भवन तो जंक्शन में रहे, जबकि उसकी सारी सुविधाएं टाउन में मिलें। यानी 700 बेड के बनने वाले हॉस्पिटल को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन जंक्शन क्षेत्र के हिस्से की एक भी ईंट टाउन नहीं ली जाने दी जाएगी। इसके खिलाफ पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि नगर परिषद ने पिछले 2 साल में जंक्शन क्षेत्र में 1 अरब करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति बेची है। शहर में हो रहे विकास कार्यों में जंक्शन क्षेत्र से प्राप्त हो रहा अधिक पैसा वहीं खर्च हो रहा है। फिर भी टाउन क्षेत्र के लोग जंक्शन टाउन के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही टाउन क्षेत्र के लोगों की वजह से करीब 2 साल से राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण नहीं हो पाया। अगर टाउन क्षेत्र के लोग आंदोलन करते हैं तो जंक्शन क्षेत्र के लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व पार्षद राम सिंह ने कहा कि वे भी चाहते हैं कि जिला अस्पताल टाउन में रहे, परंतु जो चीज मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है उसे मेडिकल कॉलेज से करीब 15 किलोमीटर दूर टाउन में ले जाने की बात करना समझदारी नहीं है। आज ये जो मीटिंग है ये मेडिकल कॉलेज के संदर्भ के अंदर रखी गई है। कल टाउन वाले लोगों ने, कुछ एक लोगों ने, जिनको मैं अच्छा आदमी नहीं समझता, उन लोगों ने जो है एक मीटिंग करी है कि मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है, मेन बात ये है कि वो तो रखो जंक्शन में, क्यों वहाँ तो जगह नहीं है, और जो उसकी सुविधाएं हैं वो टाउन ले जाना चाहते हैं। यानी कि जो 700 बेड का हॉस्पिटल बनना है वो चाहते हैं कि वो जो टाउन वाला हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। अब उन भाई लोगों को उनकी बुद्धि पे तरस आता है कि यदि ऐसा कर दिया जाए उनके कहने के मुताबिक, हालांकि हम हनुमानगढ़ जंक्शन के हिस्से की एक ईंट भी जो है टाउन नहीं ले जाने देंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमारे क्षेत्र का, हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन का कोई अहित कर जाए हमारे होते हुए। हम लड़ाई लड़ेंगे पूरे जोर शोर से, परंतु फिर भी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कम से कम तुम जंक्शन और टाउन का भेद नहीं करना चाहिए तुम्हारे। अब इनको पूछे तो भी पिछले दिनों के अंदर नगर परिषद का जो है गणेश राज जी बंसल साहब ने जो है एक बताया था कि 2 साल के अंदर 1 अरब 1 करोड़ कई लाख रुपए की प्रॉपर्टी नगर परिषद ने बेची है। इन टाउन वालों से पूछो कि वो संपत्ति कहाँ बिकी है, जंक्शन में बिकी है कि टाउन में बिकी है। पैसा हमारे जंक्शन का, और हमें ये टाउन वाले टाउन और जंक्शन का भेद कर करके और हमें ये आंखें दिखा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, और ये हर बात के लिए जो है जंक्शन और टाउन का भेद करके खड़ा कर देते हैं। तो ये चीज़ तो टाउन में जानी चाहिए। उन्होंने 18 का बंद का आह्वान किया, हम उससे भी जो है ज़्यादा तगड़ा जो है आह्वान करेंगे यदि इन्होंने ऐसा कुछ किया। हम उन्हें नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा। आपकी वजह से पहले ही 2-3 साल हॉस्पिटल जो है ये बन चुका होता। ये आपकी वजह से जो है ना, कभी कोई कमेटी गठित करवा दी, कभी कोई कमेटी गठित करवा दी, और आपने जो है ना इस हॉस्पिटल को डिले करवाया है। हम ये चाहते हैं तुम्हारे को भगवान सद्बुद्धि देवे, और आप जो है ईश्वर से ये दुआ करो कि ये हॉस्पिटल बन जावे
और ये इसके अंदर ही सभी सुविधाएं बन गई। अपनी कुछ मांगों को लेकर बैंक के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जंक्शन धानमंडी स्थित शाखा के सामने बैनर हाथ में लेकर विरोध दर्ज करवाया। अपनी कुछ मांगों को लेकर बैंक के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हनुमानगढ़ जंक्शन धानमंडी स्थित शाखा के सामने अनूठे तरीके से विरोध दर्ज करवाया। अपनी 6 सूत्री मांगे लिखा बैनर हाथों में पकड़कर सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बैंक शाखा के सामने खड़े होकर अधिकारियों का ध्यान मांगों की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। जिनेंद्र कुमार झाम नामक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बताया कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हनुमानगढ़ जंक्शन धानमंडी स्थित शाखा से 3 अप्रैल 2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। तब वह विशेष सहायक के पद पर तैनात था। वह भारतीय स्टेट बैंक प्रशासन से 6 मांगे कर रहा है। झाम ने बताया कि बैंक की ओर से मार्च 2020 से जून 2020 5 माह के समाचार पत्र आदि व्यय का पुनर्भरण उसे नहीं किया गया। फरवरी मार्च 2020 की एक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण ड्यूटी का भुगतान भी उसे नहीं किया गया, जबकि सितंबर 2020 की उसी ड्यूटी के लिए बैंक के एक अन्य कर्मचारी को भुगतान कर दिया गया। सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण में हुई असाधारण देरी के लिए ब्याज का भी भुगतान उसे नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा भी उदाहरण है कि आकस्मिक देहावसान पर बैंक 1 माह से भी कम समय में अवकाश नकदीकरण कर चुका है, जबकि उसकी सेवानिवृत्ति तो नियमानुसार नोटिस देकर हुई थी। उन्होंने कहा कि इस असाधारण देरी के लिए संबद्ध अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निश्चित की जाए। इसके अलावा उसकी मांग है कि 11वें द्विपक्षीय समझौते में वर्णित 9वीं स्टेगनेशन वेतन वृद्धि उसे शीघ्र जारी करें। तदनुसार पेंशन संशोधित की जाए, उसके पुत्र का शिक्षा ऋण स्टाफ रेट पर किया जाए, साथ ही उसे SBI की गरिमा के अनुरूप भाषा में लिखा सेवानिवृत्ति आदेश दिया जाए। यदि 2 अप्रैल 2021 को दिया गया आदेश SBI की गरिमा के अनुरूप है तो यह बताया जाए कि 3 अप्रैल 2021 को कार्य समाप्ति कर उसकी ओर से निवेदन करने के बावजूद उसे कोई आदेश क्यों नहीं दिया गया। जिनेंद्र कुमार झाम के अनुसार उसकी मांगों के संदर्भ में लिखित आदेश किए जाएं। इन विषयों पर वह अनेक ईमेल बैंक के पास भेज चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संदर्भ में वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने बताया कि जिनेंद्र कुमार झाम का कोई भी मामला उनके पास लंबित नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने बैंक के प्रदेश कार्यालय तक पता कर लिया है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनेंद्र कुमार झाम इससे पहले गंगानगर में पोस्टेड थे, अगर वहाँ कोई मामला लंबित है तो उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। मेरे बैंक पर सेवाओं के कुछ व्यूज, कुछ सुविधाएं बताया है, जिस हेतु मैं अनेक बार बैंक को निवेदन कर चुका हूँ। आज मैं अपनी फरियाद लेकर मजबूरन यहाँ पर हूँ। सर, कुछ बातें बैंक के अंदर की हैं जो बैंक वालों के अलावा बाहर बताना मेरे लिए उचित नहीं है। एक डिमांड है, जैसे अखबार वगैरह के पैसे दिए जाते हैं हमें, वो पिछले 5 महीने के बताए हैं, ना मुझे नहीं देने का कारण बताया जा रहा है, ना दिए जा रहे हैं। मेरे बच्चे का शिक्षा ऋण है जो पब्लिक रेट पर चल रहा है, और ना मुझे ये बताया जा रहा है कि पब्लिक रेट पर क्यों चल रहा है, ना उसे स्टाफ रेट पर दिया जा रहा है। इस तरीके की मांग है। अनेक ईमेल बैंक के उच्चतम स्तर तक डाले हैं जिनके जवाब नहीं है, और मैं ये बैंक को बीकानेर, जयपुर और हनुमानगढ़ तीनों कंट्रोलिंग ऑफिस को बता के आज यहाँ पर। एक्चुअली आज मुझे ज्ञान में आया कि जिनेंद्र झाम एक हमारे रिटायरमेंट थे, तो उन्होंने कुछ उनके इश्यू कुछ बैंक में पेंडिंग थे, न्यूज़पेपर वगैरह। तो जैसे मुझे संज्ञान में आया तो मैंने हमारे यहाँ से बात करना चाहा, और यहाँ से हमारे HR से मैंने भेजे थे। ऐसा कोई मैटर उनका नहीं पेंडिंग है। उससे पहले वो एक्चुअली हमारे यहाँ पोस्टेड नहीं थे, वो गंगानगर में थे। ये अभी हमारे अंडर में है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो सभी का हमने समाधान कर दिया गया है। टाउन पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए बाइक चोर प्रीतम उर्फ प्रीति को आज रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद जेल भेज दिया। टाउन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी नजदीकी गांव श्रीनगर का रहने वाला है। आरोपी का नाम प्रीतम सिंह उर्फ प्रीति पुत्र जंगीर सिंह है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने कई मामलों का खुलासा किया। पुलिस ने आज पूछताछ के बाद न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भिजवा दिया। दिनांक 22/10/2021 को श्री रमेश कुमार सेक्टर नंबर 3 हनुमानगढ़ टाउन ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरा मोटरसाइकिल 22/9 को घर के आगे खड़ा किया था, और घर में जाकर 5 मिनट बाद बाहर आया तो मोटरसाइकिल नहीं था, कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। तो इस संबंध में श्री राम कुमार एच हेड कांस्टेबल थाना ने 102 में करीब 16 मोटरसाइकिल 22/10 को जब्त किए थे। तो उनमें से ये मोटरसाइकिल भी शामिल था। दिनांक 22/9/2010 को इस संबंध में रमेश कुमार ने थाना पर मुकदमा दर्ज करवाया था अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, और
दौरान जब्ती ये मुलजिम प्रीतम सिंह उर्फ प्रीति सनोफ जंगीर सिंह राय सिख निवासी श्रीनगर से ये 16 मोटरसाइकिल 560 नंबर मुकदमे में तफ्तीश के दौरान श्री राम कुमार हेड कांस्टेबल ने जब्त किए थे। उनमें ये मोटरसाइकिल भी शामिल था। दिनांक 15/11 को प्रीतम सिंह उर्फ प्रीति को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से प्राप्त किया था। आज उसकी घटना की तस्दीक करवाई तो उसने यहीं से रमेश कुमार के घर के आगे से ये मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर 9845 चोरी होना स्वीकार किया है। इस संबंध में इसको गिरफ्तार कर इसके खिलाफ 379 जुर्म प्रमाणित माना है। आज कोर्ट में पेश कर जेल भिजवाया जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित तेरापंथ भवन में आज महिला मंडल के सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न करवाए गए। टाउन के तेरापंथ सभा महिला मंडल द्वारा महिला मंडल के सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न करवाए गए। इसमें श्रीमती मंजू बाटिया को अध्यक्ष, श्रीमती दीपिका जैन को मंत्री व श्रीमती संतोष बाटिया को उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। नवनिर्वाचित मंत्री श्रीमती दीपिका जैन ने बताया कि तेरापंथ सभा महिला मंडल के सर्वसम्मति से हुए चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। बैठक में भविष्य में करवाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों बारे चर्चा की गई। इस मौके पर पंचशीला पटावरी, कांता दुग्गड़, सरोज बाटिया, सुषमा वैद, कुमराव जैन, कल्पना जैन, सुशीला बाटिया, राजकुमारी बाटिया, लक्ष्मी पटावरी, विजय बाटिया, अलका दुग्गड़, अंजलि बाटिया, सरोज बाटिया सहित अन्य सदस्याएं उपस्थित रही। आज हमारे यहाँ पर महिला मंडल के अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, उसके उपलक्ष्य में पार्टी रखी गई है। साथ में दिवाली स्नेह मिलन की भी रखी गई है। इसमें श्रीमती मंजू देवी बाटिया अध्यक्ष और मैं दीपिका जैन मंत्री हूँ और उपाध्यक्ष श्रीमती संतोष देवी बाटिया है। और ये हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है यहाँ पर। और हमने ये अध्यक्ष की नवनिर्वाचित हेतु पार्टी रखी है। ये पूरा दिशा निर्देश होता है। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में नारी लोक के नाम से एक हमारी पत्रिका आती है, उसी में सब टारगेट्स होते हैं और वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही जैसे फॉलो हुए जाते हैं। जंक्शन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर स्थित श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर में कल से अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। इससे पूर्व आज श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। जंक्शन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में हर साल की भांति इस बार भी 35वें अखंड रामायण पाठ एवं भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले धार्मिक कार्यक्रम का आगाज बुधवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं एवं युवतियां सिर पर कलश धारण किए हुए मुख्य मार्गों से गुजरी। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। कलश यात्रा का रास्ते में पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम के तहत रामचरितमानस का अखंड पाठ लगातार 24 घंटे चलेगा। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सुबह 9 बजे अखंड रामायण पाठ व पूजन आरंभ होगा।
ये कार्यक्रम रामचरितमानस का अखंड पाठ जो 24 घंटे कंटिन्यू चलता है, उसी कार्यक्रम के तहत आज 17/11 को सुबह सुबह प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। 18/11 को रामचरितमानस रामायण का अखंड पाठ का शुभारंभ होगा। प्रातः 9 बजे से पूजन और पाठ। अगले दिन 19/11 को पाठ का समापन, भोग, होम यज्ञ के उपरांत विशाल भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। फुटपाथ पर दुकानें लगाकर कपड़ा बेचने वाली महिलाओं ने क्योसिक आवंटन की मांग को लेकर सभापति से मुलाकात की। टाउन में कब्रिस्तान के स्थान पर बन रहे पार्क के बाहर दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले कपड़ा विक्रेता इन दिनों खासा परेशान है। अपनी समस्याओं को लेकर फुटपाथ पर दुकान लगाकर कपड़ा बेचने वाली महिलाओं ने आज नगर परिषद सभापति से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने बताया कि लंबे समय से वे निर्माणाधीन पार्क के स्थान पर कपड़े की थड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी, लेकिन पार्क बन जाने के बाद उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। इससे उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उनका घर चलना मुश्किल हो गया है। फुटपाथ पर दुकान लगाकर कपड़ा बेचने वाली इन महिलाओं ने उन्हें क्योसक आवंटित किए जाने की मांग की है। 56 वार्ड के हम रहने वाले हैं। दुकानों की समस्या में आए, हम रोड पे दुकान लगाते हैं पुराने कपड़ों की। चेयरमैन के घर आए, उसने ये समस्या हमारे को बताई है। 3 दिन की हमारी दुकान नहीं लगी। उसने ये समस्या बताई है, भाई पुल के नीचे तुम दुकान लगाओ और 6 महीने वास्ते 6 महीने की मोहलत दी है। उसमें हम कहाँ से जगह देखेंगे और देखेंगे तुम्हारे को दुकानों की जगह भी देंगे। पुल के पास लगाते हैं, जेड़ा टोन वाला पुल है, जहाँ पार्क बनी है अब नहीं, वहाँ लगाते थे हम 40-50 साल से। 25 बन जाएंगे। हाँ, इतनी तो दुकानें हैं ही, तो बेचारे रोड पे बैठ के हम तो गरीब गुजारा करते हैं। अभी क्या है भाई, तुम 6 महीने लगाओ वहाँ पर दुकानें पुल के नीचे, तुम्हारे को कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, तुम्हारे को कुछ नगर पालिका वाला नहीं रोकेगा। हाँ, तो फिर अब हम वहाँ दुकानें लगाएंगे, हमारे को भाई कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। 56 वार्ड के नंबर के बाद है, गरीब है, कपड़े बेचने वाले। हम टाउन में दुकान लगाते हैं, जैसे वो पार्क नहीं बनी है वहाँ से लगाते हैं। 50 साल हो गए हमारे को दुकान लगाने। अब 3 दिन हो गए हमारे को नगर पालिका इसने पहले भेजा हमारे को चेयरमैन ने, भाई इसको कपड़े वाले को भजा दो। तो हमारे को 3 दिन हो गए भजा दिया। अब हमने सारा जुड़ कर नगर पालिका इसके पास आए, चेयरमैन के पास। सवेर की हमारी बात नहीं सुनी, अब जाके हमारी बात सुनी, हमने हल्ला मारा। जब हमने चिल्लाए करे, जब हमारा हल्ला मारा, 2 था बताइए, एक बस अड्डे के पास, एक पुल के नीचे। 6 महीने के लिए लगाओ, फिर तुम्हारी कोई कहाँ जगह मिलेगी बिठा देंगे। इतनी हमारी सहायता करी। अब हम जा रहे पुल के नीचे देखने लगाने के लिए। कहाँ हमारे को कोई रुकावट ना आना चाहिए, कोई रोकना नहीं चाहिए, कोई तंग नहीं करना चाहिए, इतना हमारी सहायता करनी चाहिए। नहीं लगाने दे रहे, कह रहे पार्क बन रही है, 10 करोड़ लगा रहे हैं, तुम्हारे गरीबों के लिए नहीं बना रहे। ये तो बड़े बड़े साहब घूमेंगे, इसलिए हमारे को बात उठा दिया, बात उठा दिया, बात से हमारे को उठा दिया, भाई तुम गरीब उठो यहाँ से, अब पुल के नीचे जाओ साहब। बस इतना बोला हमारे को। बिश्नोई समाज की एक बैठक आज टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में स्वर्गीय हीरालाल माहेश्वरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुरु जम्भेश्वर प्राणी हितकारी समिति की एक बैठक टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में साहित्य के महान विद्वान स्वर्गीय हीरालाल माहेश्वरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय हीरालाल माहेश्वरी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हीरालाल जामवाणी साहित्य के बड़े विद्वान थे। इसके अलावा हीरालाल जी का राजस्थानी भाषा के प्रति भी बड़ा योगदान था। इस मौके पर बोलते हुए बिश्नोई समाज के डॉक्टर बनवारी लाल साहू ने बताया कि स्वर्गीय हीरालाल बिश्नोई जामवाणी साहित्य के बड़े विद्वान थे। इसके अलावा उनकी जामोजी बिश्नोई संप्रदाय तथा साहित्य को लेकर उन्हें दिलीप की उपाधि प्राप्त थी। स्वर्गीय हीरालाल के 2 ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं। आज गुरु जम्भेश्वर प्राणी हितकारी समिति की ओर से राजस्थानी भाषा के और जामवाणी साहित्य के आधिकारिक विद्वान
डॉक्टर जयलाल महेश्वरी जी की बिश्नोई धर्मशाला के अंदर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। डॉक्टर जयलाल महेश्वरी का 10 नवंबर को स्वर्गवास हो गया था। वे जामानी साहित्य के बहुत ही अच्छे विद्वान और राजस्थानी भाषा के बहुत ही माने विद्वान रहे हैं। उनकी जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय और साहित्य और डीलिट की उन्हें उपाधि मिली है और उनके 2 ग्रंथ इस विषय से संबंधित प्रकाशित हैं। इसके अलावा शब्दवाणी की टीका, मेयोजीकृत रामायण और जामानी साहित्य और बिश्नोई समाज को बहुत बड़ी देन है। मैं इस अवसर पर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो महेश्वरी जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख को सहन करने की परिवार को शक्ति दे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।